अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। निम्रा अहमद के नावल माला की दूसरी किस्त के 10वें हिस्से के साथ हाजिर हूँ। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए बढ़ते हैं नावल की जानिब। क्लासिक मोईद हर बात में उम्मीद ढूंढ लेता था और इतने वसूख से कहता कि कशमाला को यकीन होने लगता, लेकिन आज वो मोईद पे भरोसा नहीं करना चाहती थी। वो साथ ही खड़ी हुई। मोहित, अब तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे। हम दोनों एडल्ट्स हैं। मुझे भी अपनी माँ के बारे में हकीकत जानने का हक है। मैं तुम्हारे साथ हर डॉक्टर के पास जाऊंगी। वो बज़ाहिर हतमी लहजे में कह रही थी, लेकिन एक अजीब सी बेबसी ने सारे वजूद को जकड़ा हुआ था। क्या माँ का ट्यूमर काबिले इलाज था? मोहित उसे सच नहीं बताएगा। वो मोहित को बचपन से जानती थी। वो सारा प्रेशर खुद लेता जाएगा, लेकिन अपनी बहनों को परेशान नहीं करना चाहेगा। बहनें, ये लफ्ज़ हथौड़े की तरह उसके सर पे लगा। माही, वो भी तो बहन थी, उसे कौन बताएगा? बल्कि सवाल ये था कि उसे कैसे बताया जाएगा। और तब उसे एहसास हुआ कि मोईद क्यों एसोएल को पानी की थैली कहता था। अपनी बहन को ये सब बताना आसान नहीं होता। माला फिर मोहित की बड़ी बहन थी, लेकिन माही, वो तो सबसे छोटी थी और वो माँ से सबसे ज़्यादा अटैच थी। उसका माँ और इबाद के अलावा कोई दोस्त ना था। वो बचपन से अब तक अपनी सारी दोस्ती, सारी लड़ाइयाँ, सारे मुकाबले माँ से किया करती थी। वो अपने सारे मसले लेकर माँ के पास आती थी। उसे कांटा भी चुभ जाता तो वो पूरा ड्रामा करके सारी दुनिया सर पे उठा के माँ के पास आ जाती। अब वो किसके पास जाएगी? माही को नहीं बताते। मोईद ने फौरन कहा, उसे परेशान करने की क्या ज़रूरत है? अपनी माँ के लिए परेशान होना माही का फ़र्ज़ है, और माही कोई बेबी नहीं है। हम उससे ये नहीं छुपा सकते। अपनों की बीमारियां इस वजह से नहीं छुपानी चाहिए कि फलां परेशान हो जाएगा। वो दोनों अब स्टूडियो में खड़े दबी दबी आवाज़ में बहस कर रहे थे और सफ़ेद वर्क टेबल पे रखे पौधे उदासी से उनको देख रहे थे। इबाद अपने लिविंग रूम के सोफे पे बैठा काम कर रहा था जब उसे मोईद ने कॉल की। उसने फ़ोन कॉल हैंड्स फ्री लगा के सुनी। कॉल सुनते सुनते उसकी उंगलियां थम गईं। लैपटॉप की स्क्रीन आहिस्ता से फोल्ड की। कितनी ही देर वो साकित सा सामने वाली दीवार को देखे गया। उसने मोहित से कुछ नहीं कहा, बस कॉल काट दी। हूरे जहाँ बेगम उसकी सगी खाला थीं। वो हमेशा से सेहतमंद और हंसती मुस्कुराती मिलती थी। कभी सोचा ही नहीं था कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कमरे से खटर पटर की आवाज़ आई तो उसने चेहरा उठाया, जल्दी से आंखें रगड़ी। माँ ही बालों में तौलियां लपेटे बाहर आ रही थी। वो गालिबन नहा के निकली थी। उसने खुली सी लंबी कमीज के नीचे ट्राउज़र पहन रखे थे। उसका धुला धुलाया चेहरा गुलाबी हो रहा था। वो तौलिए के बने स्लीपर्स पहने लाउंज में चलती आई। एक नज़र ओपन किचन को देखा। बर्तन धोने वाले पड़े थे। पता है मैं क्या सोच रही हूँ? वो आगे आई और किचन काउंटर पे रखा खाली कोक का कैन उठा के गौर से देखा। पिछले कुछ दिन से वॉलमार्ट से जो भी कोक लाती हूँ उसकी गैस नहीं होती। मुझे लगता है वॉलमार्ट की कोक की पूरी लाट खराब है। कहीं ठंड में पड़े रहे होंगे कैन, लीक हो गए होंगे। इबाद की उसकी तरफ पुश थी। है ना? माही ने चुटकी बजाई। मैं अभी कोका कोला को ईमेल करती हूँ। उसकी आंखें चमकी। माही को अगर जहाज़ में ठीक से खाना ना मिले तो उसकी तरफ से एक लंबी चौड़ी ईमेल एयरलाइन कंपनी को जाया करती थी और जवाब में वो इसको कुछ फ्री कूपन दे डालते थे। अच्छा सुनो, एबिट्सफोर्ड चलें कल? हलाल मीट ख़त्म हो गया है। मुझे ग्रोसरी भी करनी है। वो काउंटर के पास खड़ी कह रही थी। जवाब नहीं आया। उसने चेहरा इबाद की तरफ मोड़ा। वो उसकी जानिब पुश्त किए बैठा था। वो उसके सामने आई तो देखा उसकी आंखें गुलाबी थीं। माही के तासुरात बदले, अबरू इकट्ठे हुए। इबाद, क्या हुआ है? फिर ख्याल आया, किसका फ़ोन आया था? कैनेडियन घरों की कागज जैसी ड्राई वॉल से आवाज़ें आर पार सुनाई देती थी। उसे ही बात का हेलो और हूँ हाँ सुनाई दी थी, मगर मज़ीद कुछ नहीं। इबाद चंद लम्हे उसका चेहरा देखता रहा। फिर उसने अपनी ग्लासेस उतारी, उनको साफ किया, फिर उन्हें दोबारा पहना। इबाद, बोलो यार, वो बेचैनी से चिल्लाई। वो पलक नहीं झपक पा रही थी।
इबाद कहना शुरू हुआ। मोहित की कॉल आई थी। खाला का ब्रेन स्कैन करवाया है आज, उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। अल्फाज उसके लबों से अदा हो रहे थे और महाबीना मुबीन की समातों में दाखिल हो रहे थे, लेकिन वो नहीं सुन रही थी। वो सिर्फ इबाद के हिलते होंठ देख रही थी। उसने नजरें झुकाई। इबाद मुट्ठियां भींचे हुए था। उसकी हथेलियों की पुश्त पे पसीना था। माही ने फिर ऊपर देखा। इबाद के आंसू बह रहे थे। वो कुछ कहे जा रहा था। माही की नजरें उसकी पुश्त से होती हुई किचन काउंटर तक गईं। वहां सिंक में मैले बर्तनों का ढेर लगा था। एक कोने में वॉशिंग मशीन रखी थी। उसका चक्कर खत्म होने वाला था। अभी घंटी बजने को थी। उसकी नजर फ्रिज तक गई। अंदर कल रात उसने स्नेक को मसाला लगा के रखा था। माही के चेहरे पे एक गुमसुम सा तासुर था। फिर वो उठ गई। हाथ बढ़ा के तौलिया की टर्बन खोली। उसके छोटे गीले बाल गर्दन पे मोटी लटों की सूरत गिरते गए, कुछ गालों पे चिपक गए। इबाद मुड़ के उसे देखे गया। वो नरम स्लीपर्स पहने कदम कदम उठाती कमरे तक गई। खोटी से लटका दुपट्टा उठाया और सर पे लपेटा। उसके हाथ कपकपा रहे थे। उसने रेक से जाए नमाज उठाई और लकड़ी के फर्श पे बिछाई। फिर वो तकबीर कह के नमाज के लिए खड़ी हो गई। उसका जहन सुन था और टांगे कपकपा रही थी। उसे भूल गया था कि वो आजकल बैठ के नमाज पढ़ती थी। माही, इबाद ने गीली आवाज से पुकारा, मगर वो उसके पीछे नहीं आया। वो उसे बचपन से जानता था। वो महाबीना थी। वो हूरे जहाँ की सबसे समझदार, सबसे बहादुर और मजबूत आसाब वाली औलाद थी। उसे तन्हाई चाहिए थी। माही की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो सर झुकाए नमाज पढ़ रही थी। पहले सजदे में जाते हुए उसे एहसास हुआ कि इबाद ने उसे क्या बताया था। माँ को ब्रेन ट्यूमर था। दूसरे सजदे में उसे एहसास हुआ कि एक और बात भी थी जो इबाद ने उसे नहीं कही थी। उसकी माँ को ब्रेन ट्यूमर था और वो अपनी माँ के पास नहीं थी। माँ की तबीयत बुझी बुझी सी थी। वो आज कुछ ज्यादा ही भूल रही थी। आज उन्होंने कोई काम नहीं किया था। बस बेड पे नीम दराज आंखें मूंदे लेटी रही थी। माला उनके साथ बेड ग्राउंड से टेक लगाए बैठी थी, सर पे दुपट्टा लपेटे। वो माँ का हाथ पकड़े जेरे लब कोई दुआ बड़बड़ा रही थी। वाशफ अंता शाफी, वाशफ अंता शाफी, शफा अता फरमा, बेशक तू ही शफा देने वाला है। ऐसी अजीब सी हालत में समझ में नहीं आता था कि क्या दुआ मांगी जाए। वो बस शिफा मांग रही थी। दफातन फोन बजने लगा। उसने मोबाइल उठा के देखा। माही कॉलिंग। माला के दिल पे बोझ सा आ गया। वो माही से कैसे बात करेगी? माही यकीनन रो रही होगी। उसके अंदर इस वक्त रोने की सकत तक नहीं थी, मगर उसे कॉल उठानी थी। माँ का हाथ आहिस्ता से छुड़ा के उसने मोबाइल उठा लिया और बाहर निकल आई। लॉन में जाके उसने फोन कान से लगाया। माही, उसकी आवाज गीली थी। माला, सारे ट्यूमर्स लाइलाज नहीं होते। मैं गूगल पे पढ़ रही थी। माही रो नहीं रही थी। वो तेज तेज बोल रही थी। अपने किचन काउंटर पे ऊंची कुर्सी पे बैठे वो लैपटॉप सामने खोले बैठी स्क्रीन को देखते हुए कह रही थी। उसकी रोई रोई आंखों तले हल्के थे और नाक गुलाबी हो रही थी, मगर फिलहाल वो रो नहीं रही थी। माही, प्लीज गूगल मत किया करो। गूगल बहुत कंफ्यूज करता है। मोहित ने कहा है कि ये ग्लाउमा लगता है, लेकिन ब्रेन स्किन से कोई नहीं बता सकता कि ट्यूमर की टाइप क्या है, जब तक के दिमाग को खोल के उस शे को बाहर ना निकाला जाए। और जानती हो वो कौन सा ट्यूमर है जो एमआरआई में बिल्कुल ग्लाइमा जैसा लगता है? उसकी आवाज़ में उम्मीद जागी। वो मंजियोमा होता है। वो बिल्कुल ग्लाउमा जैसा दिखाई देता है। वो उसकी नहीं सुन रही थी। और पता है, ग्लाइमा सबसे खतरनाक ट्यूमर होता है। ये ब्रेन के अंदर से बनता है। इसका इलाज नहीं होता। लेकिन माँ की जो अलामात हैं उनसे मुझे लगता है कि माँ को ग्लाउमा नहीं है, माँ को मंजूमिया है। वो स्क्रीन को गौर से देखते हुए पढ़ के बताने लगी। मंजियोमा ब्रेन के अंदर का ट्यूमर नहीं है। ये ब्रेन के बाहर मुंतजी की तह में बनता है। ये स्किन में बिल्कुल ग्लाइमा जैसा लगता है, लेकिन ये खतरनाक नहीं होता। इसको निकाला जा सकता है और ये इतनी सुस्त रवि से बनता है कि अगर इसे निकाल लिया जाए
और थोड़ा सा हिस्सा छोड़ भी दिया जाए तब भी इसे दोबारा इतना बड़ा होने के लिए 20 से 25 साल चाहिए हैं। मैंने यहाँ इतने लोगों के केसेस पढ़े हैं माला, जिनका मेंजियोमा ऑपरेट हुआ था और फिर वो 20-25 साल तक बिल्कुल फिट और सेहतमंद रहे थे। तुम देखना, माँ का ट्यूमर ग्लायमा नहीं निकलेगा, वो मंजियोमा होगा। वो उम्मीद का सहारा ले रही थी, या शायद वो माला से उम्मीद मांग रही थी। माँ ही। उसने गहरी सांस ली। माँ ठीक हो जाएंगी। एक आंसू उसकी आंख से टपका और गाल से फिसल के गर्दन तक चला गया। मेरी माँ को कुछ नहीं होगा, वो बड़बड़ाई। फिर उसने कॉल काट दी। माही ठीक नहीं थी, वो जानती थी, मगर वो माही के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। वो किसी के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। बॉस। आवाज़ पे वो चौंकी, फिर पलट के देखा। लॉन के दहाने पे केफ खड़ा था। माथे पे बाल बिखरे थे, जीन्स, टी शर्ट और जॉगर्स में मलबूस। वो अपने असली हुलिये में था। केफ की ज़िंदगी कितनी आसान थी, क्योंकि केफ की माँ को ब्रेन ट्यूमर नहीं था। क्या हुआ है बड़ी बीबी को? वो उसके करीब चलता आया। उसकी आंखों में फिक्रमंदी थी। आप जब से अस्पताल से वापस आई हैं, आप ठीक नहीं हैं? वो उसके ऐन सामने आ रुका। कशमाला ने भीगी आंखों से उसकी मुड़ी हुई पलकों वाली आंखों को देखा। माँ को ब्रेन ट्यूमर है, उसने खुद को कहते सुना। कैफ ने आंखें कर्ब से बंद कर लीं और सर झुका दिया। आई एम सॉरी। वो सर झुकाए हुए था। जहन के पर्दे पे एक मंजर लहराया था। अस्पताल के बेड पे एक बूढ़ा आदमी लेटा था। उसके चेहरे से लगता था कभी वो एक खूबसूरत मर्द होगा, लेकिन आज वो एक नहीफ और लागर सा वजूद बन के रह गया था। वो उनका बूढ़ा हाथ थामे खड़ा था। उसका चेहरा आज के मुकाबले में कम उम्र था और आंखों में आंसू थे। कोई उसके कंधे के करीब आके कह रहा था, तुम्हारे अब्बा को ब्रेन ट्यूमर है और वो भी ग्लाओमा। वो 6 माह से ज़्यादा नहीं जिएंगे। कैफ ने आंखें खोली और चेहरा उठाया। उसकी आंखें खुश्क थीं। आई एम सॉरी कशमाला बीबी, मैं समझ सकता हूँ। कशमाला ने नफ़ी में सर हिलाया। तुम नहीं समझ सकते, कोई भी ये नहीं समझ सकता जब तक वो खुद उससे न गुजरे। कैफ उसे देखता रहा, चेहरा बेतासुर रहा। फिर बोला तो आवाज़ हमवार थी, किस तरह का ट्यूमर है? अभी डॉक्टर वोहरा के पास जा रहे हैं, न्यूरो सर्जन हैं वो स्कैन देख के बताएंगे कि क्या है। फिर उसने आवाज़ धीमी की, घर में किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कैफ, मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ। आप बेफिक्र रहें, मैं घर पे हूँ, मैनेज कर लूँगा। गेट पे हॉर्न हुआ तो वो समझ गई कि मोहित पहुंच चुका था। इन दोनों को डॉक्टर वोहरा के पास जाना था। माला जल्दी जल्दी उसे हिदायत देने लगी, तुम अंदर मेरे कमरे में माँ के पास बैठ जाओ और बख्त भी से कहो वो भी साथ बैठी रहें। मैं सिर्फ बख्त भी पे माँ को छोड़ के नहीं जा सकती। श्योर, मैं सब मैनेज कर लूँगा, आप जाएं। वो उसे जाता देखता रहा। वो इतनी तेज़ी से बाहर निकली थी कि हाथ में सिर्फ फ़ोन था, पर्स तक नहीं उठाया। न्यूरोसर्जन डॉक्टर वोहरा का क्लिनिक उनके घर में बना था। 4 कनाल के बड़े से घर को आधा क्लिनिक बनाया गया था। जिस एंट्रेंस से वो क्लिनिक में दाखिल हुए, वहाँ गमले ही गमले रखे थे। छत से बेलें गिरती हुई दरवाज़ों तक लटक रही थी। डॉक्टर वोहरा का ऑफिस लकड़ी के रंग में सजा था। वो अपनी बड़ी सी लेदर चेयर पे बैठे रिपोर्ट्स देख रहे थे। कमरे में लगे एक रोशनी के चौखटे पे माँ का एमआरआई स्कैन लगा था, जिसे कुछ देर डॉक्टर वोहरा ने स्टडी किया था। फिर उन्होंने अपनी ऐनक उतारी और सामने बैठे नौजवान डॉक्टर और उसकी बहन को देखा, जिनके चेहरे बेबस और आंखें बेचैन थीं। मैंने तमाम स्कैन और रिपोर्ट्स देखी हैं, उन्होंने खंकार के बात का आगाज़ किया, और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि कशमाला का सांस रुक गया। मेंजियोमा, कह दें कि ये मेंजियोमा है, ये ग्लाइमा है। उम्मीद का फानूस छन से फर्श पे आ गिरा और चकनाचूर हो गया। सारी बत्तियां बुझ गईं, दुनिया तारीक हो गई जैसे। मैं जो बात कहने जा रहा हूँ उसको आपने सब्र से सुनना है। अगर आपकी वालदा के ब्रेन में ये चीज़ है जो स्कैन में नज़र आ रही है, तो उनके पास सिर्फ 6 माह हैं। कशमाला ने गिनती की। आज यकुम मई थी, 6 माह बाद यकुम अक्टूबर आनी थी।
دماغ کیسی عجیب چیز ہے، اس حالت میں بھی حساب کتاب سے نہیں چوکتا۔ دوستو، یہ تھا ناول مالا کی دوسری قسط کا 10واں حصہ۔ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔